पेन में डन कर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हेलो एंड वेलकम करो। हेलो दोस्तों, मैं एग्ज़ाम वन चैनल से आकांक्षा आपके लिए CSIR के लिए ज्योग्राफी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। उसके लिए अभी बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। बाकी इसके पहले 25 क्वेश्चंस मैंने लाइव में करा दिए थे। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये स्टार्ट क्वेश्चन जो होंगे ज्योग्राफी के हैं। चलिए करते हैं। वेयर इज मेकोंग डेल्टा लोकेटेड? मेकोंग डेल्टा जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसके लिए आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, सी है म्यांमार और फोर्थ है वियतनाम। आपको बताना है इसमें मेकोंग डेल्टा जो है वो कहाँ पर स्थित है। मेकोंग डेल्टा जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें कौन सी ऐसी रिवर हैं जिनकी ट्रिब्यूटरी उनके साथ मैच नहीं हो रही हैं? जैसे गोदावरी की इंद्रावती दिया है, गंगा की पेनगंगा दिया है, कृष्णा की भीमा, लूनी की सुक्री। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा रिवर है जिसकी ट्रिब्यूटरी इसके साथ में नहीं है। तो गोदावरी की आपको पता है कि इसके साथ में है या नहीं है। गोदावरी की इंद्रावती होगी। गंगा की पेनगंगा नहीं है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड बैंक से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से गंगा की ट्रिब्यूटरीज होंगी, रामगंगा होगी। ठीक है, और रामगंगा के अलावा गोमती होती है जो कि लखनऊ से गुजरती है। इसके बाद में घाघरा, गंडक और कोसी नदी तथा महानंदा, ये नदियां हैं जो कि गंगा की लेफ्ट साइड से ट्रिब्यूटरी हैं। जबकि गंगा की राइट साइड से जो ट्रिब्यूटरी हैं वो यमुना है, तमसा है, सोन है और पुनपुन है। ये नदियां हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। तो इनमें पेनगंगा तो कहीं नहीं आया है, इसलिए इसका कहा है कौन सा नहीं सही है मैच। तो गंगा इसमें सही मैच नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, कृष्णा की भीमा है, लूनी की सुक्री है, ये सही है, लेकिन गंगा की पेनगंगा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स चक्रवात होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के क्या कैरेक्टर्स होते हैं ये आपको बताना है। इसमें बताया गया है कि क्या एक वार्म सी टेम्परेचर के कारण होता है और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट द हाइट ऑफ 7 मीटर, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। इसमें क्या ऐसा है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के कैरेक्टर्स दिखाता है, तो ये आपको बताना है। इसमें रीजन क्या क्या दिए हैं। द अबव मेंशन कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद, ये जो मेंशन दिए हैं मतलब सारे ऑप्शन मेंशन दिए किए गए हैं इसमें 1, 2 एंड 3। इसमें बताना है ये सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं ये किस कारण से हैं। क्या फॉर्मुलेशन ऑफ इनिशियल स्टेज के कारण है, या मॉडिफिकेशन स्टेज है, या फुल मैच्योरिटी है, या डिके है। साइक्लोन के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसमें ये कैरेक्टर्स आते हैं। तो क्या इसमें ये सारे कैरेक्टर्स क्या बताते हैं कि इसमें ये क्या होगा? तो इसका होगा फॉर्मुलेशन एंड इनिशियल स्टेज। ये इसको बनाने शुरुआती जो स्टेज होती है, प्रारंभ की स्टेज होती है, उसको बनाने के लिए ये काम आता है साइक्लोन। इस समय टेम्परेचर बहुत सी का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होती है, वहां पर एटमॉस्फेयर स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, आगे तो इसका करेक्ट क्या होगा? इसका करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। गुड, नेक्स्ट 29th।
द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर इन द नदर्न हेमिस्फीयर इन ऑन। नदर्न हेमिस्फीयर में आपको जैसे पता होगा कि जनरली ऐसा चलता है कि बोला जाता है 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरसात, ऐसा चलता है, ठीक है। देन जितने लोग नदर्न हेमिस्फीयर की साइड में रह रहे होंगे उनको ये पता होगा कि इस साइड अभी फिलहाल सर्दी का समय चल रहा है, तो थोड़ा सा आप अपनी डेली लाइफ से कोरिलेट करिए और फिर देखिए कि सर्दियों का जैसे ही सीजन आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर्दियों के समय में दिन छोटा होने लगा। एक्चुअली आप जब देखोगे तो क्या होता क्या है कि होते तो 24 आवर हैं, जैसे गर्मियों में होते हैं वैसे सर्दियों में होते हैं, बस क्या होता क्या है कि दिन जब जल्दी डूब जाता है, अंधेरा जल्दी होने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि 29th क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डे कब छोटा होने लगता है, तो पहली बात तो आपको पता चल गया होगा कि ये सर्दियों की बात हो रही है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले तो सब समझ गए होंगे सर्दी की बात हो रही है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपका पहले ही कट होता है। तो सबसे ज़्यादा जब सर्दी होगी तभी सबसे छोटा दिन होगा। अब आपको पता चल गया होगा सबसे ज़्यादा सर्दी कब होती है, सबसे ज़्यादा सर्दी होती है इस समय आपकी 22 दिसंबर के टाइम पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा 22 दिसंबर करेक्ट आंसर होगा। जब सबसे छोटा दिन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में तो वो 27 दिसंबर होता है। नेक्स्ट, द इंडियन रेलवे हैव गॉन इन क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस इन रिसेंट ईयर। अभी हाल ही के वर्षों में इंडियन रेलवेज ने क्या क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट किए हैं स्वतंत्रता से पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या क्या है, गॉज कन्वर्सेशन, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेटिक सिग्नल्स, और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर द कोड गिवन बिलो। इसमें जो नीचे कोड दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या इसमें से डी सही होगा, मतलब सारे ही सही है, या फर्स्ट और थर्ड मतलब गेज कन्वर्सेशन और ऑटोमेटिक सिग्नल्स चेंज किए हैं, या मॉडिफिकेशन किया है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेटिक सिग्नल्स में किए हैं, या आपका ए नंबर किया है गेज कन्वर्सेशन एंड ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में। ये आपको बताना है कि इंडियन रेलवे ने क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं जी। तो इसमें इंडियन रेलवे ने जो इम्प्रूवमेंट किए हैं वो गेज का इम्प्रूवमेंट किया, मतलब गेज कन्वर्जन किया है, और ऑटोमेटिक सिग्नल्स का इम्प्रूवमेंट किया है। गेज क्या होता है, गेज 3 प्रकार के होते हैं, एक मीटर गेज होता है, एक नैरो गेज होता है, सॉरी मीटर गेज को ही नैरो गेज कहा जाता है, एक ब्रॉड गेज होता है, ठीक है। और जब मीटर गेज को नैरो गेज में मीटर गेज को जब ब्रॉड गेज में चेंज करने लगते हैं तो उसे यूनी गेज कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर गेज कन्वर्सेशन, मतलब यहाँ पर इसने कहा है गेज कन्वर्जन कराएंगे, मतलब जितने भी नैरो गेजेस हैं, जितने भी मीटर गेज हैं, उनको हम क्या कराएंगे, ब्रॉड गेज में कराएंगे। जो नैरो गेज होते हैं, मतलब जो कि मीटर गेज होते हैं, वो 1 मीटर से कम तक होते हैं या 1 मीटर तक ही होते हैं, और जो ब्रॉड गेज होते हैं वो 1.435 मीटर तक होते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये चेंज कराते हैं। तो पहला तो गेज कन्वर्जन कराया है, दूसरा क्या कराया है इन्होंने, ऑटोमेटिक सिग्नल्स का इम्प्रूवमेंट कराया है इन्होंने, और जो रिप्लेसमेंट किया है वो इंजन का किया है, ठीक है। स्टीम इंजन को रिप्लेस किया है, उसको इन्होंने चेंज करके डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन में चेंज किया है। तो हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कही है, ये नहीं है, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड है, तो जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड है तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। C1 is correct one, first and third. Okay, next. In India, maximum amount of rainfall is received from. भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, ये आपको बताना है इसमें कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ से होती है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो साउथ से स्टार्ट होती है, और सबसे ज़्यादा साउथ वेस्ट वाले मानसून से होती है, यहीं पर कोरियालिस इफेक्ट होता है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में सबसे ज़्यादा मानसून आता है और वहीं से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच
set of following biosphere reserve in India included in the world network of biosphere reserve. बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें बताया है कि कौन सा इंडिया में वर्ल्ड में काउंट होता है. इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व हैं और ये वर्ल्ड लेवल पर आते हैं, ये आपको बताना है. ठीक है, तो पहले तो ये बताइए कि ये जितने भी दिए क्या क्या दिए. गल्फ ऑफ मन्नार है, नोकरेक है, पंचमरी है और क्या है, सिमलीपाल है फर्स्ट. सेकंड में गल्फ ऑफ मन्नार और कंचनजंगा है, नोकरेक है और सीमांचल शेषाचलम है. इसके बाद में थर्ड नंबर पर दिया है नीलगिरी, नोकरेक, पंचमरी और पन्ना. फोर्थ नंबर पर आपको डी ऑप्शन पे दिया है नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी और शेषाचलम. अब आपको ये बताना है इसमें कौन सा ऐसा है जो कि वर्ल्ड उसमें शामिल, वर्ल्ड लेवल पर शामिल है. ठीक है, तो इसमें होगा आपके हमारे अकॉर्डिंग ये है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गल्फ ऑफ मन्नार, नोकरेक और पंचमढ़ी और सिमलीपाल. अब आपको बताना है कि ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है ये कहाँ पर है. गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये आपको इंडिया के, हाँ, ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो इंडिया के साउथ ईस्ट ये दिया है इंडिया के साउथ ईस्ट रीजन पर दिया गया है. ठीक है, मतलब साउथ ईस्ट रीजन के का मतलब है ये जो भारत और श्रीलंका के बीच की जो जगह है वहाँ पर पाक की खाड़ी के पास में ये पाया जाता है. ठीक, नोकरेक कहाँ पाया जाता है. अगर आप नोकरेक की बात करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट की एक जगह है मेघालय, तो यहाँ पर मेघालय में पाया जाएगा. और पंचमढ़ी जो है वो पाया जाता है नर्मदापुरम के पास में, ये एमपी की एक जगह है वहाँ पर पाया जाता है. तो ये कहाँ है, मेघालय में. ये कहाँ पर है, एमपी में है. और सिमलीपाल कहाँ है, ये ओडिशा में है. ठीक, तो ये कभी कभी इसका प्लेसेस भी पूछ लेते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, नोकरेक कहाँ है. बहुत बार ऐसा मैचिंग करने के लिए भी आया है कि गल्फ नोकरेक कहाँ पर पाया जाता है. तो अब आपको पता हो गया होगा कि नोकरेक नॉर्थ ईस्ट की एक जगह है मेघालय, वहाँ पर पाया जाता है. पंचमढ़ी एमपी में है और सिमलीपाल जो है वो ओडिशा में है. ठीक है, आगे मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द ओशन फ्लोर ऑफ. मैरियाना ट्रेंच जो पाया जाता है वो किस ओशन की फ्लोर पर पाया जाता है. सदर्न अटलांटिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन या नदर्न अटलांटिक ओशन. इनमें से कौन सी जगह पर ये पाया जाता है ये आपको बताना है. ठीक है, और ट्रेंच का मतलब होता है कि गड्ढा, मतलब जो एक पिट होता है और बहुत गहरा गड्ढा होता है. ट्रेंच एक्चुअली मीन्स पिट नहीं होता है, ट्रेंच मीन्स होता है बहुत डीप जाकर के, जो डीप होल होता है उसे बोलते हैं ट्रेंच. ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो मेरियाना ट्रेंच, मतलब ये सबसे गहरा भी है ट्रेंच समुद्र में. तो ये किस ओशन पे पाया जाता है ये आपको बताना है. तो ये पाया जाता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में. कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच है. सेकंड क्वेश्चन ये पूछ देंगे कि ये किस ओशन में पाया जाता है, तो ये आप बता सकते हैं अब आप कि पैसिफिक ओशन में पाया जाता है. अब इसमें थोड़ा सा और पूछ लिया है कि ये पैसिफिक ओशन के भी किस साइड पर है, तो ये वेस्टर्न साइड पर है. ठीक है, तो मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द ओशियन फ्लोर ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन. नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा आपका बी. नेक्स्ट, तकलामाकन डेजर्ट इज सिचुएटेड इन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो तकलामाकन जो है वो कहाँ पाया जाता है. तकलामाकन वेस्टर्न एशिया में, सदर्न फ्रिंज ऑफ सहारा इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल एशिया. इनमें से किस जगह पर ये पाया जाता है. तो तकलामाकन जो है एक्चुअली ये चाइना में पाया जाता है, ये आपको पता होगा. और चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया का एक प्लेस है. तो इसमें जो ऑप्शन होगा, वैसे अगर डायरेक्टली आपको पूछते किसी कंट्री का नाम देते तो उसके अकॉर्डिंग अगर कंट्री बोलते तो ये चाइना होता, लेकिन अभी इसमें कंट्री नहीं दिया है, सिर्फ एक लोकेशन दिया है. तो इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो चाइना पड़ेगा इसमें सेंट्रल एशिया में. चाइना जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और सेंट्रल में पाया जाता है. ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल एशिया इसको ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट.
रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड रुद्रप्रयाग जो है वहां पर कौन सी दो नदियां हैं जो मिलती हैं आकर के, ठीक है। तो ये बताना है, अलकनंदा के साथ में मिलती हैं जाकर के, तो इसमें अलकनंदा के साथ में मंदाकिनी मिलती है, ठीक, रुद्रप्रयाग में। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल बेटा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा। तो ये मंदाकिनी होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक्चुअली जो रुद्रप्रयाग जगह है ये उत्तराखंड की एक जगह है, ठीक है, और उत्तराखंड में ये दोनों नदियां आपस में आकर के मिलती हैं। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आपको इसमें बताना है वेस्ट से ईस्ट की साइड पर कौन से ऐसे स्टेट हैं, मतलब ये कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं, ये एक्चुअली सिटीज़ हैं ये, लेकिन ये हर स्टेट की अलग अलग दी हुई सिटीज़ हैं। इनमें से आपको बताना है ये कैसे वेस्ट टू ईस्ट अरेंज है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, आप बहुत आसानी से निकाल लोगे सबसे ईस्ट में कौन है, ठीक है, हाँ, सबसे वेस्ट में कौन है और सबसे ईस्ट में कौन है। तो सबसे, अगर आप वैसे नॉर्मल की बात करेंगे तब तो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में हो जाता है, लेकिन इसमें अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। तो अब अभी भी आपका एक ऑप्शन मिल रहा है कि आपके सबसे वेस्ट में कौन है, तो सबसे वेस्ट में होता है राजस्थान। राजस्थान की इसमें देखो कोई जगह है क्या आपको दिख रही है, तो राजस्थान की इसमें जोधपुर जगह दिख रही है, जोधपुर राजस्थान का है, ठीक है। तो आपका ये तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया ना कि सबसे वेस्ट में कौन होगा, सबसे वेस्ट में होगा सेकंड ऑप्शन, मतलब राजस्थान का जोधपुर। तो सेकंड देखो आप किसमें किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर 4 कट हो जाएगा, सॉरी सी कट हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा। अब आपका बचेगा बी और डी। बी और डी जो बचेगा इसमें अब आपको बताना है, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर आपका, ठीक है, ये वाला कट हो गया आपका, ये कट, ठीक है, और आपका कट सी भी, ये भी नहीं होगा। अब आपका अभी तो देखो 2 भी होगा और 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अब आप देखो कि इसके बाद में कौन सी ऐसी जगह है जो इसके लिए सुटेबल होगी, ठीक। तो भोपाल कहाँ है ये आपको पता है, तो भोपाल आपका पड़ता है एमपी में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट, बिलासपुर आपका कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ की एक जगह है जहां पर बिलासपुर पड़ता है, ठीक। ये जो है वो कहां पर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। ये आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब समझ लेना बेटा थोड़ा सा, ये कहाँ पड़ेगा, राजस्थान में, ओके। ये राजस्थान का एक प्लेस है, ठीक। और रांची कहाँ पड़ता है ये भी आपको शायद पता होगा, रांची झारखंड की एक जगह है, ठीक है। पहले आप चारों सिटी जो है वो ये जान लीजिए कि ये किस स्टेट में पड़ रही हैं, ठीक, ओके। तो और भोपाल कहाँ पड़ेगा, भोपाल पड़ता है एमपी में, करेक्ट, यस, ठीक। अब देखो ये तो आपको पता है ना कि यहाँ पर अब इस अकॉर्डिंग वेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा, तो पहला सेकंड नंबर ये हो गया। अब आपका इसके बाद क्या पड़ेगा, आपका पड़ेगा भोपाल, तो ऑप्शन नंबर सी सेकंड नंबर पर आएगा, ठीक, सी। फिर इसके बाद पड़ेगा आपका फर्स्ट नंबर छत्तीसगढ़ का बिलासपुर पड़ेगा, और फिर रांची पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। तो आपका सबसे वेस्ट में इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग अगर आपका देखें तो सबसे वेस्ट में पड़ेगा जोधपुर जो कि राजस्थान में है, और फिर क्या होगा, भोपाल जो कि एमपी में है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, और रांची झारखंड में है। नेक्स्ट, द कश्मीर रीजन रिसीव एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर ब्रॉड बाय, ठीक है। तो कश्मीर में जो प्रेसिपिटेशन होता है विंटर के समय में वो कैसे आता है ये आपको बताना है कि ये किस उससे आता है। तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है इसके कारण आता है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए हैं, साउथ वेस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, रिट्रीटिंग मानसून और टेम्परेट साइक्लोन। तो साइक्लोन की वजह से तो नहीं आता है,
तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये करेक्ट होगा। यस, ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज द कालाकोट टेरिटरी कोल फील्ड। आपको बताना है कि ये जो कालाकोट टेरिटरी है ये कालाकोट टेरिटरी कोल फील्ड जो है ये कहाँ से मिलती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो जगह है कालाकोट टेरिटरी कोल फील्ड की, ये आपकी पाई जाती है जम्मू कश्मीर के एरिया में। ठीक, ये अब देखो जम्मू कश्मीर कहाँ है, सबसे नॉर्थ वाली एरिया में है। ठीक है, और कालाकोट कहाँ है, वहीं पर है। तो ये जे एंड के में पाई जाती है। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर में ये पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, पीर पंजाल। जम्मू और कश्मीर में एक जगह है पीर पंजाल, पीर पंजाल के साउथ में पाई जाती है। ये है पीर पंजाल। ठीक है, और पीर पंजाल का भी कौन सा एरिया, साउथ वाला। तो अब देखो इसमें कोई ऐसा है, देखो ये जम्मू कश्मीर तो नॉर्थ में पाया जाता है, तो केरला तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये कहाँ है, साउथ में है। असम कहाँ है, असम भी नहीं है, असम भी ईस्टर्न एरिया के आसपास पाया जाता है। इसमें वेस्ट बंगाल दिया है, वेस्ट बंगाल भी नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा हिमालय जो है वही नॉर्थ एरिया में पाया जाता है, हिमालय माउंटेन रीजन होगा। ठीक, कालाकोट टेरिटरी कोलफील्ड जो है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के भी साउथ पीर पंजाल वाली एरिया में पाई जाती है। और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो कहाँ होता है, नॉर्थ रीजन में होता है। अब नॉर्थ रीजन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हिमालय माउंटेन रीजन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि सैटेलाइट ऑर्बिटिंग के लिए जो अर्थ के अराउंड घूमती है उसमें कौन सा वाला करेक्ट वन होगा। ठीक है, तो इसमें बताना है सैटेलाइट इज करेक्ट केप्ट इन ऑर्बिट बाय रिमोट कंट्रोल फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। सैटेलाइट इज केप्ट इन ऑर्बिट बाय रेट्रो रॉकेट एंड सोलर एनर्जी keeps it moving around the earth. Satellite requires energy from solar panel and solid fuel for orbiting. Satellite does not require any energy for orbiting. ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो सैटेलाइट के लिए किसी भी ऑर्बिटिंग के लिए किसी भी टाइप के एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, यही इसका सही होगा। ठीक है, इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर की एब्सेंस होती है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आपको करेक्ट वन बताना है। इसमें मैग्नेटिक ग्रेडियंट और एरोडायनेमिक एक ड्रैग होता है, उसकी जरूरत पड़ती है, बाकी और एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। Which one of the following state does not have the headquarter of railway zone of any railway zone? इनमें जो आपके पास में जो भी ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें किसी भी टाइप कोई भी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर नहीं है। अभी तक आपके पास में 17 रेलवे जोन है। ठीक है, तो इन 17 रेलवे जोन में कौन सा ऐसा है कि जिसमें आपका इन 4 में से किसी में भी हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको मतलब लर्न नहीं करना पड़ेगा। आप जब 17 पूरे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इसमें झारखंड में किसी भी रेलवे जोन का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट, थैंक यू क्लास।